Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study chapter number 26 from Zoology by Miller and Harley. It's all about reproduction. Reproduction यानी कोई चीज़ दोबारा से बनाना, रिप्रोड्यूस करना. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एबिलिटी है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है कि वो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी तरह के हो भी सकते हैं और नहीं भी होते. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट मे और मे नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्शन की होती हैं दो टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल विदाउट एनी सेक्सुअल एक्ट. ठीक है, तो एसेक्सुअल में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, यानी स्पर्म्स और एग्स जो मिलते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सबसे ओल्डेस्ट मीन है ये रिप्रोडक्शन का. 2 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये इवॉल्व हुआ था. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो कब इवॉल्व हुआ था? 2 बिलियन ईयर्स अगो. और ये सिर्फ यही मीन था ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का. ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट कॉपी जो है ना पेरेंट की वो प्रोड्यूस होती है, यानी उसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती. उसके अलावा इसमें सिर्फ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि नंबर इंक्रीज़ हो जाए ऑफस्प्रिंग्स का. ठीक है, और इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनकी एवोल्यूशन बहुत स्लो होती है, क्योंकि जब सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है, तो क्या एवोल्यूशन कैसे हो सकती है? ठीक है, और बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किस में है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में और या फिर वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में, जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं. ठीक है, वो भी वेरी माइन्यूट केसेस में ना, इन फ्रैक्शनल केसेस में उसको हमने स्टडी किया. ठीक है, अब बेसिकली इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और पार्थेनोजेनेसिस है. सो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स. अब सबसे पहले हम देखते हैं फिशन को. फिशन में क्या होता है? डिवीजन हो जाती है एक सेल की, बॉडी पार्ट्स की या सारी बॉडी की. ठीक है, यानी एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिशन जो कि हमने बैक्टीरिया में देखी. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ जो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में. ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं दोनों. उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी डिवाइड हो जाता है. ठीक है, और एक सेल से हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं. इसको हमने क्या कहा? फिशन कहा. ठीक है, अच्छा, अब ये बात माइंड में रखनी है कि फिशन तब होगी जब व्हेन डिवीजन इज इक्वल. इसका क्या मतलब हुआ? डिवीजन इज इक्वल का मतलब है कि जब जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यानी जब ऑर्गेनेल्स इक्वल अमाउंट में जो है ना वो डिवाइड हो रही है, दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो जाएगी, तो तब फिशन होगी. अभी हम इसकी ना डायग्राम भी देखेंगे. ये फिशन बेसिकली किस में कॉमन है? प्रोटोजुआ में. और फिशन की 3 टाइप्स हैं, एसिमेट्रिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल. जो एसिमेट्रिकल है वो किसी भी प्लेस से हो जाएगी. ठीक है, ट्रांसवर्स जो है ये बेसिकली पैरामीशियम में होती है. ट्रांसवर्स बेसिकली होती है पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडिनल किस में होती है? फ्लैटवर्म में. ठीक है, जो लेंथ वाइज डिवीजन हो जाती है. मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि माइटोटिक डिविजन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कंस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं सारी बॉडी की लेंथ में ना. ठीक है, और चेन ऑफ डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. इसे हम मल्टीपल फिशन कहते हैं. अब यहाँ पे देखें कि अमीबा जो है ये फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, और एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए हैं. यहाँ पे देखें लॉन्गिट्यूडिनल जो है ना वो फिशन हो रही है, और एक जो स्पेसिमेन है फ्लैटवर्म है वो 2 में डिवाइड हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे देखें कि मल्टीपल कंस्ट्रिक्शंस बन गई हैं. ये आपको साइड्स पे नज़र आ रही होंगी कंस्ट्रिक्शंस. ये हर पार्ट जो है ये डिवाइड हो जाता है और ये एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना लेते हैं. तो ये बेसिकली फिशन है हमारे पास. सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बडिंग है. बडिंग में क्या होता है कि कुछ सेल जो हैं उनमें सेल डिवीज़न बहुत रैपिडली होती है. ठीक है,
और वो सरफेस पे चले जाते हैं, रैपिड सेल डिवीजन वाले सेल सरफेस पे चले जाते हैं, वहाँ पे एक आउटग्रोथ बना लेते हैं। बाद में उस आउटग्रोथ में और डिविजन्स होती हैं और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लेती है, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से और न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक है, यानी कि एक आउटग्रोथ जिसको हमने बड कहा वो बन गई। ये बेसिकली हाइड्रा में होती है। ठीक है, बडिंग। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि बर्ड्स जो होती हैं ना वो सेपरेट नहीं होती, वो बॉडी के साथ अटैच ही रहती हैं और वो एक कॉलोनी बना लेते हैं सेल्स की। ठीक है, ये तो थी एक्सटर्नल बडिंग। अब बडिंग जो है ना वो इंटरनल साइड पे भी होती है। वो क्या होता है कि गैम्यूल्स बन जाते हैं स्पॉन्जेस में। ठीक है, इंटरनल बडिंग में गैम्यूल्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पॉन्जेस में बन जाते हैं। ये समझे स्मॉल सेल हैं, इकट्ठे हुए हैं और उन सबको किसने सराउंड किया हुआ है, सेल वॉल ने। जैसे ही पेरेंट सेल जो है वो मरता है तो हर जो सेल है ना गैम्यूल में से वो एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। इसको हमने कहा कि ये बडिंग है। यहाँ पे देखें कि बड जो है वो डिवेलप हो गई है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और पेरेंट सेल के साथ अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, नाम आपको बता रहा है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें रिजनरेशन होती है न्यू ऑर्गेनिज्म में। यानी देखें एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसके जो है कट ऑफ हो गए हैं। अब वो हर बॉडी पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। ये बेसिकली होती है नाइडेरिया में, रिंकोसील में, अकाइनोडम्स में, प्लेटीहेलमिन्थस में। इसको आप टर्म रीकैप से याद रख सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किन में होती है, रीकैप। आर से रिंकोसील, ई से अकाइनोडम, सी से नाइडेरिया, पी से प्लेटीहेलमिन्थस। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो नाइडेरिया में हाइड्रा है ना उसमें बडिंग होती है, और जो बाकी नाइडेरियंस हैं उनमें क्या होता है, रिजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन आप कह लें। ठीक है, जैसे सी एनीमून है ना तो वो जैसे जैसे वॉक करता जाता है अपनी बॉडी पार्ट्स जो है वो नीचे गिराता जाता है और हर बॉडी पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, इसमें भी ना स्पर्म इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, और इसमें भी ना फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि जो एग है ना उसकी स्पॉन्टेनियसली एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, वैसे तो स्पर्म आके एग को एक्टिवेट करता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली एग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मल एग डिविजन्स होती हैं उसमें। ठीक है, और नॉर्मल डेवलपमेंट होती है और नॉर्मल इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, अब जो एग एक्टिवेशन है ना वो हम आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं। कितने तरीके हैं आर्टिफिशियली एग एक्टिवेशन के, एक तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो एग एक्टिवेट हो जाता है, या हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एग एक्टिवेट हो जाता है, या हम उसको किसी नीडल से प्रिक करते हैं यानी एक स्टिमुलस देते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से तो एग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें देखें कि क्रोमोसोम्स का फ्यूजन नहीं हो रहा। ठीक है, हमने कहा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्पर्म की, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है। तो इसमें क्या है कि हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम सेट, लेकिन समटाइम्स डिप्लॉइड नंबर जो है, डिप्लॉइड नंबर वो भी अचीव हो जाता है। अब वो डिप्लॉइड नंबर कैसे अचीव होता है, देयर आर टू वेज। ठीक है, या तो ऐसा होता है कि मियोसिस ही नहीं होती। ठीक है, मियोसिस ही नहीं होती तो नंबर रिड्यूस नहीं होता क्रोमोसोम्स का। ठीक है, मियोसिस नहीं हो रही, नंबर रिड्यूस नहीं होता क्रोमोसोम्स का। अच्छा, दूसरा वे क्या है कि मियोसिस तो हो गई लेकिन उसके बाद अनयूजुअली एक और माइटोसिस हो गई जिसने डिप्लॉइड नंबर को रिस्टोर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस किस में होती है, एफिड में। एफिड में कौन सी पार्थेनोजेनेसिस होती है, डिप्लॉइड। और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस किस में होती है, हनी बीज वगैरह में। ठीक है, हनी बीज में जो मेल बीज है ना वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, इसके पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से। और एक और बात, पार्थेनोजेनेसिस ये चूँकि नंबर इंक्रीज करने के लिए है जस्ट, तो ये उन इन्वायरमेंट में होंगी जो स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती। सो पार्थेनोजेनेसिस विल अकर इन दोज इन्वायरमेंट्स दैट आर स्टेबल।
अच्छा, ये तो थी हमारी 4 टाइप्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कौन कौन सी टाइप्स थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास? 4 टाइप्स। फिशन थी जिसमें बॉडी पार्ट्स डिवाइड हो रहे थे 2 में। मल्टीपल फिशन थी जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बन रहे थे एक ऑर्गेनिज्म से। सेकंड बडिंग थी जिसमें एक आउटग्रोथ डिवेलप हो जाती है। थर्ड हमारे पास फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन है। फोर्थ वन पार्थेनोजेनेसिस है। अब नेक्स्ट हमने देखना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला एडवांटेज क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ये जो है ना ये स्टेबल इन्वायरमेंट में होती है और जितनी भी जीन्स होती हैं वो सेम टू सेम पास होती हैं, यानी उसमें कोई रीशफलिंग जो है जीन्स की वो नहीं होती। उसके बाद जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती, यानी रीशफलिंग नहीं हो रही है जीन्स की। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स में ना एक जैसी जीन्स प्रेजेंट हैं और जैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी इन्वायरमेंट में जो उनको इफ़ेक्ट करेगी तो सारे इंडिविजुअल्स एक तरह से इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि सबका जेनेटिक मेकअप सेम है, तो इनकी एक्सटिंक्शन भी जल्दी हो सकती है। इसके अलावा अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए तो म्यूटेशन से भी इन पे जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी इन्होंने खुद को उस स्टेबल इन्वायरमेंट के लिहाज से मॉडिफाई किया हुआ है। अब इनमें सिर्फ ऐसी जीन्स की कॉपीज़ हैं जो कि गुड जीन्स हैं, ठीक है। अगर इनमें गुड जीन्स के हम रिप्लेस कर दें बैड जीन से, यानी म्यूटेशन हो जाए, गुड जीन ने रिप्लेस कर दिया बैड जीन से, तो वो इनके लिए लीथल साबित होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गेमीट्स की फ्यूजन होती है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें आपको पता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है, जिसकी वजह से हमारे पास हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो आती है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होती है, एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है जिससे हमारे पास जाइगोट बनता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होती है 2 टाइप्स की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एग जो है वो रिलीज़ होता है वाटर में, स्पर्म्स भी आ जाते हैं वाटर में, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? वाटर में। अब ये जो गैमीट्स हैं यानी एग और स्पर्म, ये रिलीज़ कैसे होते हैं? 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। सिलोमिक डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं, मेटानेफ्रीडिया के थ्रू रिलीज़ होते हैं, स्पर्म डक्ट्स या फिर ओविडक्ट्स, इनके थ्रू गैमीट्स जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है इन्वॉल्व होता है। मेल्स क्या करते हैं? आप स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और स्पर्म बेसिकली स्टोर कहाँ पे होते हैं? सेमिनल वेसिकल में। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है स्पेसिफिकली स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में ना स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, ये कह लें एक पॉकेट है स्पर्म की, ठीक है। और ये बेसिकली समटाइम ऐसा होता है कि मेल्स होते हैं ना वो स्पर्मेटोफोर को एक जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं, फीमेल आके उसको पिक कर लेती है। और समटाइम ऐसा होता है कि स्पर्मेटोफोर मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ये पास हो जाते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू आउटसाइड। अच्छा, अब स्पर्मेटोफोर कौन प्रोड्यूस करता है? मोस्टली आर्थ्रोपोड्स और स्लेमेंडर्स। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो फ्लूइड और प्रोवाइड करते हैं, जो नरिशमेंट देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो इनवर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं तो हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं स्पर्मेटोफोर और सेमिनल फ्लूइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एग्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ओविडक्ट में। और स्पर्म्स जो होते हैं वो भी मूव कर जाते हैं ओविडक्ट में। इनमें जो फीमेल में जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो शेल सेक्रीट कर देते हैं एग के गिर्द, ठीक है, और इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। 2 चीज़ें हो गई एसेसरी ग्लैंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास है हर्मैफ्रोडाइटिज्म। हर्मैफ्रोडाइटिज्म में क्या होता है कि सिंगल एनिमल जो है वो फंक्शन कर रहा है मेल और फीमेल के तौर पे, ठीक है, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल पे प्रेजेंट हैं। इन्हें हम मोनीशियस भी कहते हैं। अच्छा, अब इनमें ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है जो सिसाइल है, लेकिन मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो ही रूल है। और
ये जो है ना उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है जो सिसाइल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्थेनोजेनेसिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल थी जो स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते थे, जबकि हर्मेफ्रोडाइटिज्म ऐसे इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है जिसमें सिसाइल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों। अच्छा, अब एक टर्म है सीक्वेंशियल हर्मेफ्रोडाइटिज्म। सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस वाइज। अब इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है ना वो अपनी लाइफ के कुछ हिस्से में, स्टार्ट वाले हिस्से में मेल था, बाद वाले हिस्से में फीमेल हो गया, या फिर उल्ट भी हो सकता है कि पहले फीमेल था बाद में मेल हो गया। अच्छा, अब अगर ऑर्गेनिज्म पहले मेल हो बाद वाली लाइफ में फीमेल हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रोटोएंड्रस है। अगर पहले फीमेल हो बाद में मेल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस है। और सीक्वेंशियल हर्मेफ्रोडाइटिज्म किस में होता है, बाइवॉल्विया का एक ऑर्गेनिज्म है ओस्टर्स, जिनमें होता है, जो बेसिकली पल्स बनाते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले ये तो जेनेटिक कम्बिनेशंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्या है कि सर्वाइवल में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि न्यू इसमें आ रहे हैं ना कम्बिनेशंस, तो अगर कुछ मसला भी होगा तो सर्वाइवल इजीली हो जाएगा। ये एवोल्यूशन तक लेके जाते हैं। अच्छा, अब इसमें दो नुकसानात भी हैं। एक तो क्या होता है कि सेम टू सेम जेनेटिक मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यानी समटाइम म्यूटेशंस लीथल भी हो सकती हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि गैमीट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं और जो है फर्टिलाइजेशन बहुत कम हुई है, तो मेटाबॉलिक एफर्ट्स जो हैं उनका भी लॉस हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम रोल देखते हैं। रोल इसका क्या होता है कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स और उनको डिलीवर करता है विजाइना तक। 2 टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। असेसरी ग्लैंड्स और ट्यूब्यूल्स होती हैं जो फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं। फ्लूइड हेल्प करता है कि स्पर्म्स को लेके जाए, ठीक है, स्पर्म्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। फ्लूइड और स्पर्म्स को हम कलेक्टिवली सीमन कहते हैं। असेसरी डक्ट्स होती हैं। असेसरी डक्ट्स क्या करती हैं, स्टोर करती हैं और कैरी करती हैं असेसरी ग्लैंड्स की सेक्रीशंस को और लेके जाती हैं कपुलेटरी ऑर्गन तक। अब पेनिस क्या होता है, ये डिपॉजिट करता है स्पर्म्स इन वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब हमने देखना है रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स आपको पता है बनते कहाँ पे हैं, टेस्टिस में। 2 टेस्टिस होते हैं, लाई करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और ये बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रूटम। अब स्क्रूटम में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एज कम्पेयर बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 37 to 8 हो सकता है, तो जो स्क्रूटम में बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब लोअर टेम्परेचर क्यों नेसेसरी होता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होगी और उनका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए लो टेम्परेचर जो है वो नेसेसरी है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए। जब टेम्परेचर जो है अगर कह लें इंक्रीज हो जाएगा, मसल्स एलिवेट कर जाएंगे, ठीक है। अब टेस्टिस में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कितनी होती हैं टोटल, 800, और ये क्वाइल्ड होती हैं, ठीक है, और ये थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। अब ना क्या होता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, उनकी वॉल्स में ना 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, दूसरा सिस्टेंटिकुलर सेल्स हैं जिनको हम सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका नंबर कितना होता है 800 टाइटली क्वाइल्ड होती हैं, ठीक है। और जो टेस्टिस की वॉल है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सिस्टेंटिकुलर सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, ये स्पर्म बनाते हैं। सिस्टेंटिकुलर सेल्स ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, यानी लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म्स के लिए और दूसरा नरिशमेंट दे रहे हैं। सर्टोली सेल्स या सिस्टेंटिकुलर सेल्स का क्या रोल होता है, लिक्विड मीडियम प्रोविजन एंड नरिशमेंट। अच्छा, अब बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ना
एक और टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल कहते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और ये बेसिकली एंडोक्राइन टिश्यू होता है जो कि हार्मोन सेक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। अब देखें टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। टेस्टिस में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 800 टाइटली कॉइल ट्यूब्स होती हैं और इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं इसकी वॉल में। एक स्पर्मेटोजेनिक सेल है, एक सस्टेंटिकुलर सेल्स हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स लिक्विड मीडियम और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक और तरह के सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है? सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जो स्पर्म को लेके जाता है टेस्टिस से कहाँ तक? पेनिस तक। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना वो मर्ज होके इकट्ठी होके एक और स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम रीटी टेस्टिस कहते हैं। रीटी टेस्टिस जो है ना वो आगे मर्ज होके एक क्वाइल्ड ट्यूब बना लेती हैं। उस क्वाइल्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है ना इसके 3 फंक्शंस में मेजरली ना इसके साथ हम 3 फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स जब तक इजैकुलेशन नहीं होती, ठीक है। स्पर्म स्टोर हो गए। दूसरा इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को मूव करने में, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। उसके बाद एपिडिडाइमस ये डक्ट सिस्टम के तौर पे भी एक्ट करता है, फ्रॉम टेस्टिस टू डक्टस डेफरेंस, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मर्ज होके क्या बना रही हैं? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस जो है वो आगे एक क्वाइल्ड ट्यूब बना रही है। उस ट्यूब को हमने क्या कहा? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के मेजरली 3 फंक्शंस हैं। पहला क्या करती है कि स्टोर करती है स्पर्म जब तक इजैकुलेशन नहीं होती। दूसरा इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो स्पर्म मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड इसमें क्या होता है? ये डक्ट सिस्टम के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है, जो कि स्पर्म्स को लेके जाता है डक्टस डेफरेंस तक। अब डक्टस डेफरेंस क्या है? ये बेसिकली ना ये उसकी ही कंटिन्यूएशन है, थोड़ी सी डायलेट हो गई यहाँ पे, डायलेटेड कंटिन्यूएशन है। और ये कहाँ से गुजरती है? लोअर पार्ट ऑफ अब्डोमिनल वॉल, ठीक है, अब्डोमेन के लोअर पार्ट से गुजरती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर अब्डोमिनल वॉल इस पॉइंट से वीक हो जाए तो हम क्या एक स्टेज आ जाती है जिसे हम कहते हैं हर्निया, ठीक है। इसके बाद डक्टस डिफरेंस जो है वो गुजरती है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर और इनलार्ज होके क्या बनाती है? एम्पोला। अब एम्पोला में भी स्पर्म स्टोर हो जाते हैं जब तक इजैकुलेशन नहीं होती, ठीक है। पहले एपिडिडाइमस में स्टोर थे ना, अब वहाँ से डक्टस डिफरेंस में आए। डक्टस डिफरेंस इनलार्ज होके एम्पोला बना रही है। अब स्पर्म्स आ गए हैं एम्पोला में। अच्छा, अब डिस्टल टू द एम्पोला, एम्पोला की डिस्टल साइड पे क्या होता है? हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब स्पर्म्स एम्पोला से इजैकुलेटरी डक्ट में गए, ठीक है, और इजैकुलेशन हो गई। यूरिथ्रा जो है वो फाइनल ओपनिंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अच्छा, अब ज़रा ये डक्ट सिस्टम जो है इसको हम रिकॉल करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कितनी ट्यूब्यूल्स हैं? 800, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्स हैं इसकी, उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सस्टेंटिकुलर सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सस्टेंटिकुलर सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? स्पर्म्स। सस्टेंटिकुलर सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? लिक्विड मीडियम एंड नरिशमेंट। अच्छा, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में ना एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि एंडोक्राइन टिश्यू है और हार्मोन कौन सा सेक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना वो मर्ज हो के ना क्या बना रही हैं? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस बन गया। रीटी टेस्टिस जो है ना उसकी वो फर्दर क्या बनाती है? एपिडिडाइमस, एक क्वाइल्ड ट्यूब बना देती है। एपिडिडाइमस ने स्पर्म स्टोर करने हैं जब तक इजैकुलेशन नहीं होती या वो नेक्स्ट मूव नहीं करते। उसके बाद इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये स्पर्म्स को पहुंचाती है डक्टस डिफरेंस में। डक्टस डिफरेंस बेसिकली पार्ट है एपिडिडाइमस का, लेकिन ये थोड़ा डायलेट है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो गया। अब डक्टस डिफरेंस जो है ना वो फर्दर स्पर्म्स को ना लेके जाती है एम्पोला तक। एम्पोला क्या है कि उसकी एनलार्जमेंट है। डक्टस डिफरेंस एनलार्ज होके एम्पोला बनाती है। एम्पोला से स्पर्म जो है वो चले जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है कि वो यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में?
सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल है, इसकी जो सेक्रीशंस हैं उसको आप याद कर सकते हैं FPWC। F से फ्रुक्टोज, P से प्रोस्टाग्लैंडिन, W से वाटर एंड C से विटामिन C। ठीक है, ये एनर्जी सोर्स है मोटाइल स्पर्म के लिए। उसके बाद ये वजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी सेमिनल वेसिकल क्या सेक्रेट करते हैं? FPWC, फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, वाटर और विटामिन C। फंक्शंस इसके क्या हैं? दो फंक्शंस हैं प्रोस्टेट ये सेमिनल वेसिकल्स के। एक तो एनर्जी सोर्स है मोटाइल स्पर्म्स के लिए, एनर्जी सोर्स, और दूसरा न्यूट्रलाइज करते हैं वजाइनल एसिडिटी को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? वाटर है, एंजाइम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, बफरिंग साल्ट हैं एंड फास्फोलिपिड। वाटर, एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, बफरिंग साल्ट एंड फास्फोलिपिड्स। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? ये अल्कलाइन, क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है, ठीक है, जो लुब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फैसिलिटेट करता है सीमन एजैकुलेशन को। अब 3 से 4 ml सीमन में ना 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। पेनिस जो है ये कपुलेटरी आर्गन है, इसके दो फंक्शंस हैं, यूरिन कैरी करता है और स्पर्म्स कैरी करता है। 3 सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें इरेक्टाइल टिश्यू के। कितने स्ट्रैंड्स हैं? 3। 2 स्ट्रैंड्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्पोरा कैवर्नोसा, और जो एक स्ट्रैंड है वो है कार्पस स्पोंजियोसम। अब कार्पस स्पोंजियोसम जो है ना ये टिप बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लास पेनिस, और इसके साथ ना फोल्डेड स्किन होती है जिसको रिमूव कर लिया जाता है बाय प्रोसेस नोन एज सर्कमसिजन। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो 3 बॉडी पार्ट्स हैं स्पर्म के। हेड है, मिड पीस है और टेल है। हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और एक एंजाइम होता है जिसे हम एक्रोसिन कहते हैं, जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। मिड पीस है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ATP सेंसाइज होता है यहाँ पे। टेल है, टेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। मेल सेक्स हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं एंड्रोजन। अब हाइपोथैलेमस से सेक्रीट होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो प्रोड्यूस करे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना वो स्पर्म प्रोड्यूस कराता है। स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्मेटोजेनिक सेल से। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंटरस्टिशियल सेल से। इस तरह ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक हार्मोन है इनहिबन। इनहिबन क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है FSH सेक्रीशन को, और इनहिबन रिलीज कहाँ से होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से। ये सेम होता है मेल और फीमेल में। इनहिबन का फंक्शन क्या है कि ये FSH सेक्रीशन को इनहिबिट करता है। इनहिबन उसका नाम इंडिकेट कर रहा है, और सेक्रीट कहाँ से होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कम्प्लेक्स होता है मेल से, ठीक है, और मेल जो है वो ओवरऑल द एज जो है वो फर्टाइल होते हैं, जबकि फीमेल जो है वो विदिन फ्यू डेज पर मंथ फर्टाइल होती हैं। अब इसका काम क्या होता है? ये कैरी करते हैं, नरिश करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली कैरी करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले ओवरीज हैं। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब ओवरीज से निकलती हैं 2 यूटेराइन ट्यूब्स, ठीक है, वो एग्स को लेके जाती हैं कहाँ पे? यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? अपर 3rd रीजन ऑफ यूटेराइन ट्यूब। वेजाइना के 3 काम होते हैं। एक तो सीमन रिसीव करती है, दूसरा बर्थ केनाल के तौर पे काम करती है, और तीसरा एग्जिट पॉइंट होता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। इसके अलावा एक्सटर्नल आर्गन्स हैं, इनके प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल अरोजल में रोल प्ले करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिनमें मेमोरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा स्पर्म प्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे एग प्रोडक्शन
प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। एग कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। ओवरीज कितनी होती हैं? 2 ओवरीज होती हैं हर ह्यूमन फीमेल की बॉडी में। कहाँ पे होती हैं? पेल्विक पार्ट ऑफ अब्डोमेन में। ओवरी का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें भी वेजिकल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का काम क्या होता है? यहाँ पे एग प्रोडक्शन होती है। फॉलिकल्स क्या करते हैं? इमेच्योर oocyte को मेच्योर oocyte में कन्वर्ट करते हैं। मेच्योर oocyte की जो रिलीज का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। जब मेच्योर oocyte रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गई, तो जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं और एक टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू बना देते हैं। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है। उसके बाद पेयर ट्यूब्स यानी कि यूट्राइन ट्यूब्स रिसीव करती हैं एग को। ओवरी के इतना एक फ्रिंज होता है यानी एक गुच्छा सा होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का, उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? फिम्बराई। अब एग मूवमेंट में फिम्बराई भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा सीलिया भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं ना ओविडक्ट की या यूट्राइन ट्यूब की, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस वो भी इन्वॉल्व होती हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो गई? अपर पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है? यूट्रस में। और इम्प्लांटेशन कब होती है? 4 to 7 डेज में। ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग होता है वो डिजनरेट हो जाता है और एक स्टेज आती है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसके बाद हम यूट्रस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूट्रस हॉलो मस्कुलर आर्गन होता है रेक्टम के सामने और यूरिनरी ब्लैडर की बैक साइड पे। यूट्रस टर्मिनेट कहाँ पे होता है? सर्विक्स में। सर्विक्स यूट्रस को ज्वाइन करती है विजाइना के साथ। यूट्रस की होती हैं 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम 2 लिगामेंट्स बना देती है जो यूट्रस को अटैच करती है पेल्विक वॉल के साथ। मायोमेट्रियम क्या करती है? ये सेंट्रोमीटल वाली वॉल होती है। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं और ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब सर्विक्स कहाँ पे जाती है? विजाइना में। विजाइना जो है एक मस्कुलर आर्गन है, इलास्टिक टिश्यूज और स्मूथ मसल्स का बना होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। अब एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन्स ये 5 हैं मेजर: मोन्स प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरस। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होते हैं इसमें एंड वेजाइनल ओपनिंग, और इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है और सेक्सुअल अरोजल में रोल है। हाइमन पार्शियली कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, ये पेयर्ड ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनमें ना एडिपोज टिश्यू भी होता है और मेमोरी टिश्यू होता है। जो मेमोरी टिश्यू होता है ना उसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है, लेकिन जो एडिपोज टिश्यू होता है ना वो वेरी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल अगर हम देखें तो फीमेल जो है फर्टाइल होती है फ्यू डेज में ड्यूरिंग द मंथ। अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को और ओवराइन साइकिल को। ठीक है, अब हम ज़रा इसको प्रोसेस को देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या सेक्रेट किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी को, उसने क्या सेक्रेट किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले सेक्रेट होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल डेवलपमेंट को। अच्छा, अब एस्ट्रोजन जो है ना उसकी सेक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर एस्ट्रोजन की सेक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी तो एंडोमेट्रियम जो है उसकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी और एस्ट्रोजन की इंक्रीज सेक्रीशन इनहिबिट कर देगी FSH सेक्रीशन को। अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाएगा, वो क्या सेक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 6 से 14 डेज के दरमियान। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, इसके अलावा एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करता है और मैच्योर एग को रिलीज करता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हुआ, एंडोमेट्रियम जो है उसकी प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो गई 10 से 14 डेज में।
अब उसके बाद क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो फिर फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो कार्पस लूटियम है, जो टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू बना, वो जो है वो उसकी डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी जिसमें ब्लड और म्यूकस होता है। अच्छा, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया। अब ये डिक्रीज सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो फिर सेक्रीशन रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। सो फॉलिक्यूलर फेज जो है वो 1 से 5 डेज तक होती है, ओवेराइन फेज 6 से 14 डेज तक होती है और लूटियल फेज 15 से 28 डेज तक होती है। इनकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन हार्मोनल रेगुलेशन इन द प्रेग्नेंट फीमेल। अब प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, जो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के सेल्स होते हैं ना, वो सक्रीट करते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी HCG, जो कार्पस ल्यूटियम की डिसइंटीग्रेशन नहीं होने देता, क्योंकि उसने प्रोजेस्टेरोन सक्रीट करना होता है ना, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो लाजमी है प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए। अब स्टार्ट में तो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा दोनों के सेल सक्रीट करते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, लेकिन बाद में सिर्फ जो है ना प्लेसेंटा है वही प्रोड्यूस करता है HCG। अच्छा, 2 वीक्स के बाद क्या होता है, एंड ऑफ 2 वीक्स यानी कि 12 दिनों के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है जो 4 से 7 डेज में होती है, और ब्लड में HCG का जो लेवल है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जो लेवल है वो राइज अप हो जाता है, और इसी टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो HCG के लेवल को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा 2 और हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा यूटेराइन कंट्रैक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बर्थ। अच्छा, अब इसमें ना हमने पहले प्री नेटल डेवलपमेंट को डिस्कस करना है। जाइगोट जो है उसकी डिवीजन होती है, मोरोला बनता है जो कि बॉल ऑफ सेल होता है, वो डिवेलप हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में जिसमें 50 से 120 सेल्स होते हैं, वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। अब 2 से 8 हफ्तों तक हम एम्ब्रियो बुलाते हैं, ठीक है, और 9 वीक से अंटिल बर्थ तक हम जो होता है बॉडी में कह लें जो इंडिविजुअल होता है उसको हम फीटस कहते हैं। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ होती है। अब पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर देख लेते हैं। जाइगोट में क्लीवेज होता है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाता है जिसे मोरोला कहते हैं। 4th डे में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर वॉल के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम को इन्वेड करते हैं और इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है 11 से 12th डे में। अब इनर सेल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्ब्रियो मेकिंग में, सिर्फ इनर सेल्स, ठीक है, बाकी सेल्स जो होते हैं ना वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। इनर सेल्स एम्ब्रियो मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं फ्लैट शीट ऑफ सेल में जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ग्रोथ होती है, आईलिड्स बन जाते हैं, आईलैशेस बन जाती हैं, ठीक है, आईलिड्स ओपन हो जाते हैं और हार्ट बीट्स जो है उसको हम सुन सकते हैं, बेबी की मूवमेंट को फील किया जा सकता है। 7 मंथ में ओसिफिकेशन हो जाती है, 6 मंथ में आइज ओपन होती हैं और 7th मंथ में बोन्स की ओसिफिकेशन हो जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ होती है और वेट जो होता है वो डबल हो जाता है लास्ट मंथ में। प्लेसेंटा 4 लेयर्स होती हैं बेसिकली, वैसे एमनियन है, योक सैक, कोरियन, एलेंटाइस। जो लास्ट 2 है ना, कोरियन एंड एलेंटाइस, इनसे बनता है प्लेसेंटा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, वहाँ से क्या होता है, क्रोनिक वेलाई निकलते हैं, ठीक है, जिनमें एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके बाद एम्बिलिकल कार्ड जो है ना, ये कनेक्ट करती है प्लेसेंटा को अब्डोमेन ऑफ मदर के साथ और फीटस के साथ। इसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है जो एक दूसरे के ऊपर रैप हुई होती हैं, 2 आर्टरीज और 1 वेन। अब बर्थ का प्रोसेस क्या है, 260 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड 280 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रोसेस ऑफ बर्थ को हम पार्चुरेशन कहते हैं। यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्विक्स डिलाइट कर जाती है, ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सन, ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से।
वो क्या करता है, पेल्विक बोन को सेपरेट कर देता है ताकि बेबी जो है वो इजीली पास कर सके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो फीटस का होता है ना, वो सेक्रीट करता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो फीटस के एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों क्या करते हैं, यूटेराइन कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है 2 से 18 आवर्स के साथ साथ। सर्विक्स रिलाइट करता है, बेबी को एक्सपेल कर दिया जाता है आउटसाइड, एंड प्लेसेंटा जो है उसको एक्सपेल करते हैं आउटसाइड मेम्ब्रेन्स के साथ। तो इस इवेंट को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है।